टुडे वी विल डू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है, ठीक है ना। तो सेलुलर प्रोसेस गेट यूजेबल एनर्जी फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हम लोगों का जो सेल है, बॉडी में जो सेल है, हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी मिलता है वो रेस्पिरेशन से ही मिलता है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन कॉमनली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन carbohydrates and other organic molecules given under usable energy, carbon dioxide under water in the process। तो रेस्पिरेशन जो है एक्चुअली करता क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको ब्रेक डाउन करता है, और हम जो भी खाते हैं, न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है खाना से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है एंड अदर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, उसको यूजेबल एनर्जी में बदल देता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इन सभी को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ले सकते हैं रेस्पिरेशन का कि द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब जिस तरीके से जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो खाने को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने शरीर में एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, इसी को कहा जाता है क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जो हमें मिलता है अपने खाना खाने से, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पार्ट है जो हमारे सेल में पाया जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। असल में होता है क्या है, ये जो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है जो हम खाते हैं, ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। किस रूप में, एटीपी में। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज़ रिलीज्ड एज पर नीड। और ये क्या होता है एक्चुअली, देखो हम लोग हर समय तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होता नहीं है हमें। जब कभी हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, उस समय हमें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, वहाँ स्टोर रहता है एनर्जी हमारे शरीर में, एक तरह से स्टॉक की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्यूरवेट। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जैसा कि जानते हो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, जो हम पहले ही बताए थे, C6H12O6 है, ठीक है, C6H12O6। तो ये जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन का ही क्या है उसको देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्यूरवेट, दिस स्टेप्स हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, सेल का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, वहाँ पर ग्लूकोज ब्रेकिंग डाउन होता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े में बदल जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू प्यूरविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स वाइल प्यूरविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म में वो ब्रेक होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और प्यूरविक एसिड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और वहाँ वो ब्रेक करके क्या होता है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इसके बाद है फेट ऑफ प्यूरविक एसिड। आगे क्या होता है, जब ये ब्रेकिंग होने के बाद, ग्लूकोज और प्यूरविक एसिड का ब्रेक होने के बाद आगे क्या होता है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्यूरविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब आगे क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर फिर ब्रेकिंग डाउन होना शुरू होता है, ठीक है ना, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है वहाँ किस तरह के रेस्पिरेशन हो रहे हैं। रेस्पिरेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 तरह का रेस्पिरेशन होते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन जब होता है तो कौन से गैसेस इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें कौन कौन से गैसेस शामिल रहते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजेस ऑफ CO2 ब्रीदिंग। तो जैसा कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, वो ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है कहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तब, ठीक है ना, वहाँ से हमें एनर्जी मिलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग पहले भी बताएं, जैसे कि एरोबिक पहला है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन का जो ब्रेकिंग डाउन होता है ऑक्सीजन के सामने, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्यूरबिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। प्यूरबिक एसिड होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन होने के बाद, और इसके बाद अंत में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं, यानी कि वाटर भी वहाँ पर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है, इसमें जो ब्रेकिंग डाउन होता है फूड्स का या मॉलिक्यूल्स का, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन वहाँ नहीं होता है। प्यूरबिक एसिड इज इधर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। यहाँ पर होता क्या है प्यूरबिक एसिड का कि ये लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा या तो फिर वो इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फाउंड इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया। ये खास करके माइक्रोब्स में बनता है लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल ईस्ट में और बैक्टीरिया में, क्योंकि वे लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द मसल सेल्स। ये जो लैक्टिक एसिड है कुछ माइक्रोब्स में तो होता है। ये माइक्रोब मीन्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सबों में लैक्टिक एसिड तो बनता ही है। इसके अलावा मसल्स में, हमारे मसल्स में भी कई बार लैक्टिक एसिड बन जाता है, आगे देखोगे कैसे बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और प्यूरबिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और वो क्या एनर्जी को रिलीज़ करता है। और प्यूरवेट जो कि ईस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बनता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, है ना। और प्यूरवेट जो है इन मसल्स में भी हमारा बन जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे होता है। कुछ यहाँ दिया हुआ इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन कैन बी रिटेन एज। देखोगे बुक में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, देखो ये जैसे दिया हुआ, जैसे C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब ये ब्रेकिंग डाउन होगा तब, जब ये रेस्पिरेशन क्या होगा, एरोबिक होगा तब, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंस है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, जब एब्सेंस में होता है तो देखो क्या होता है कि C6H12O6, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तब वो क्या बनाएगा, C2H5OH प्लस CO2, जो कि तुम्हारे इस बुक में नहीं है लेकिन यहाँ पर है। ये बना देता है इथानॉल। इथानॉल जो हम बोले, जिसको लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, इथानॉल बोलो, चाहे लैक्टिक एसिड में आ जाता है वो, है ना, धीरे बदल जाता है, तो इथानॉल बना देता है। फिर अगर तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथानॉल बनाता है, लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, जिसका की फॉर्मूला है CH3CHOHCOOH, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड जो है ज़्यादातर तो माइक्रोब्स में भी बनता है और हम लोगों का भी बॉडी में बन जाता है। जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स में कई बार लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। आगे देखोगे जो टॉपिक में दिया हुआ है कि किस तरीके से लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनता है और बनने के बाद क्या होता है। देखो टॉपिक है पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, क्या वजह है इसका, देखो दिया है। व्हेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस थ्रॉबिंग पेन इन द लेग मसल्स। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स। जब हम लोग दौड़ते हैं
तो उस वक्त देखते हो कि हम बहुत ज़्यादा हाँफना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है ना, और हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है लोग बाहर निकालते रहते हैं। ऐसे हालात में क्या होता है कि हमारे मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए जब हम दौड़ रहे होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लगता है, हो जाता है वहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर कमी हो जाता है मसल्स के पास, ठीक है। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेज। अब जाहिर सी बात है, जब हम दौड़ेंगे, जब हम फिजिकल वर्क करेंगे तो मसल्स को तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, वो डिमांड कर रहा है, एंड दिस इज compensated by anaerobic respiration and lactic acid is formed in the process। अब होता क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन मिलता नहीं है सही मात्रा में, तब क्या होता है वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स में। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड मसल्स में। अब क्या होता है? द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग मसल्स, द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। अब होता क्या है कि जब लैक्टिक एसिड बन गया तुम्हारे मसल्स में, जिसके कारण से तुम्हारा दर्द शुरू हो गया, मसल्स में क्या शुरू हो गया? दर्द। और जब दर्द शुरू हो गया तो तुमको फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना होगा, तब जा कर के वापस ऑक्सीजन जब वहाँ मिलने लगेगा तो वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग दौड़ने शुरू करते हैं, है ना, तो थोड़ी देर के बाद हमारा मसल्स में पेन हो जाता है। या कोई भी तुम हार्ड वर्क कर रहे होते हो, कई लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज, तो वहाँ भी ऑक्सीजन काफ़ी रिक्वायर करता है उसका मसल्स। तो वहाँ अगर जब नहीं मिलता है, मसल्स कम ऑक्सीजन हो जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसको पेन होने लगता है किसी को, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब आता है एक टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक्सचेंज होना। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? हमको कंटिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए। अगर कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिल रहा है शरीर को, बॉडी को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग जीव जो हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, ठीक है। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन बींग, और जो जितनी भी मछलियाँ हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, खास करके मछलियाँ, वो पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ वो लेती हैं अपने गिल्स की सहायता से। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि हर जो जीव है उसका ऑक्सीजन लेने का अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न इज़ द मेथड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, वो तो डिफ्यूज़न मेथड अपनाता है ना, क्या करने के लिए? ये जो ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए और उसको गिव आउट करने के लिए, यानी टेक आउट करने के लिए। इन प्लांट्स ऑल्सो डिफ्यूज़न इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। प्लांट्स में भी डिफ्यूज़न ही काम आता है, क्योंकि हमारे बॉडी में तो हार्ट पंप कर रहा है ना, तो हमारा बॉडी ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है ना, हमारे पास सिस्टम है इस तरीके का। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ डिफ्यूज़न होता है, और डिफ्यूज़न के तरीके से ही, डिफ्यूज़न की वजह से ही वे लोग इनटेक करते हैं और आउटटेक करते हैं। इनटेक करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और आउटटेक करते हैं वो लोग ऑक्सीजन, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जटिल जो जीव हैं, जैसे हम लोग हैं, सबसे जटिल जीव ह्यूमन बींग होता है। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये प्लांट्स में तो है नहीं, उन लोगों के पास लंग्स नहीं है, उन लोगों के पास हार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग के पास है। और हम लोग के पास जब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हम लोग जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेस। जैसा कि हमने कहा, फिशेस के लिए गिल्स है, गिल्स की सहायता से वे लोग क्या करते हैं, जो पानी में मिले हुए ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपना निकाल देते हैं, है ना। तो ये उनका जो जितने भी मछलियाँ हैं उनका अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गिल्स से जो लोग सांस लेते हैं। Since availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster। क्योंकि एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट है, यानी पानी में ऑक्सीजन कम होता है, जिसके वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन लोगों को ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से वो लोग ब्रीदिंग ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर रेस्पिरेशन नहीं होगा,
जो भी वो लोग खाना खाते हैं ब्रेक डाउन नहीं होगा। बात समझ रहे? अब आता है इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल एंड ट्रेकियर्स विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। इंसेक्ट्स में देखोगे पार्ट है उसका, कीड़ों में, कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसमें पार्ट होता है, उसको कहते हैं वे लोग ट्रेकिया और स्पाइरेकल्स। उससे वे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इंसेक्ट्स का भी अपना एक सिस्टम है। अब आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, पानी में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और जो ज़मीन पर रहते हैं लैंड एनिमल्स को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और जो लोग ज़मीन पर भी रहते हैं पानी पर भी रहते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग है ना, वो दोनों जगह रह सकते हैं। तो जो ज़मीन पर रहते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि जो ज़मीन पर लिविंग बीइंग रहते हैं या जो जीव रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के पास लंग्स है, फेफड़ा है, जिसके वजह से हम लोग गैस को एक्सचेंज करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज़ स्लोअर एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ इन फिशेज। तो हम लोग या जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनको तो ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में मौजूद है काफ़ी ऑक्सीजन, फिर हमें प्लांट से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है बड़ा ही आराम से हम लोग लेते हैं, सांस कम है, मतलब कंपेयर टू फिशेस, मछलियों की तुलना में अगर देखा जाए या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी तुलना में जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे हम लोग हैं, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने का जो रेट है हमारा काफ़ी कम है, और उन लोगों का काफ़ी फास्ट है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो एक्चुअली होता क्या है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों से जो मिलता है हमें ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो पानी में घुला हुआ है ऑक्सीजन, पानी में जो सोल्यूटेड ऑक्सीजन है उसी का वे लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी का जान रहे हो कि फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी ऑक्सीजन है वहाँ पर, है ना, लेकिन उसका मात्रा कम रहता है, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है। जो ज़्यादा ब्रीथ करता है उसका रेट अधिक रहता है, ठीक है। अब आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स एंड दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन इन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बॉडी में, सांस लेने की जो सिस्टम में बना हुआ हमारे शरीर में, वो 2 लंग्स से जुड़ा हुआ है। हमारे पास 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं, और ये ट्यूब से अटैच्ड है, और जो कि हमारे नॉस्ट्रिल या हमारे नाक के द्वार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इससे अंदर से जुड़ा हुआ है हमारे दोनों लंग्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है जो हम लोग देख सकते हैं, और तुम्हारे किताब में भी होगा, है ना, दिया हुआ कि किस तरीके से कुछ पार्ट्स है जो वहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पार्ट्स है, इसे तुम लोगों को बढ़िया से मेमोराइज़ कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, जैसे फिगर दिया रहता है और तुम्हें जो है कि इसके जो नाम दिया हुआ नहीं रहेगा, तुम्हें नाम लिखना होगा कि क्या क्या नाम है डिफरेंट पार्ट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नॉस्ट्रिल्स। देयर आर 2 नॉस्ट्रिल्स विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नजल पैसेज and the inner lining of the nostril is lined by hair and remains wet due to mucus secretion। तो देखो हमारा जो नॉस्ट्रिल है, नाक का जो नली है, ठीक है, दो है वहाँ पर हमारे नाक का नली, और अंदर में जो लाइनिंग है वहाँ पर हेयर है, बाल होता है नाक के अंदर, ठीक है। और जो भीगा हुआ जो रहता है नाक हमारा, वो असल में म्यूकस निकलता है, वहाँ पर म्यूकस है, उसको म्यूकस कहते हैं। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम इनहेल्ड हेयर, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो होता क्या है कि ये जो म्यूकस है, जो भीगा हुआ जो रहता है हमारा नाक, और जो बाल है जो नाक में है, वो क्या करता है, फिल्टर करता है, हवा को फिल्टर करके अंदर जाने देता है वो नाक के अंदर, ठीक है, हाँ। और वो क्या करता है कि
कोई भी डस्ट अगर रहता है तो देखते हैं वहीं पर रुक जाता है, वो म्यूकस उसको वहीं रोकने की कोशिश करता है, हेयर भी रोकने की कोशिश करता है। फर्दर एयर इज़ वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स द नज़ल पैसेज, और वहाँ हवा क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, और यहाँ से फिर नाक के नली के द्वारा अंदर चला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रिंक्स। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नसल पैसेज। नाक के नली के बाद जो हवा है फ्रिंक्स की तरफ चला जाता है। फ्रिंक्स एक पार्ट है हमारे बॉडी का जो हमारे नाक पार होने के बाद इस जगह पर होता है कुछ। ठीक है। और बुक में दे रहा होगा, तुम वहाँ पर देख सकते हो, बुक में लिखा हुआ फ्रिंक्स कहाँ पर है। इसके बाद आता है लारिंक्स। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फ्रिंक्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लारिंक्स जो है नॉस्ट्रिल का जो फ्रिंक्स है उसके बाद आता है, फ्रिंक्स के बाद, और इस लारिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वहीं से आवाज़ निकलता है हमारा, ठीक है ना, इसी जगह से निकलता है आवाज़, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा गया है। फोर्थ जो पार्ट है वो है ट्रेकिया। देख रहे हो वहाँ पर ट्रेकिया दिया होगा फिगर में, किताब का जो फिगर है उसमें ट्रेकिया दिया होगा, पाइप जैसा है। सो दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग जैसा बना हो रहा था, देख रहे हो वहाँ पर रिंग जैसा, ठीक है ना। एंड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो रिंग बना हुआ है, जैसे होता क्या है, जैसे कई बार देखे होगे कि जैसा कि पानी वाला पाइप है, अगर पाइप में पानी आ रहा है तो ठीक पाइप खुल जाता है, लेकिन जैसे ही पानी निकलने लगता है तो पाइप सिकुड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, हमारा जो ट्रेकिया, हमारा जो पाइप है, श्वास नली जो है, वो ऐसा ना हो, इसलिए वहाँ रिंग जैसा बना हुआ है। क्या है? रिंग जैसा है, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। यानी कि जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो भी वो जो पाइप है, हमारा जो श्वास नली है, वैसा ही रहेगा उसी स्थिति में, और जब ऑक्सीजन या हम लोग नहीं भी लेंगे तो भी वो चिपकेगा नहीं, वो वैसा ही रहेगा उसी स्थिति में। जिस तरह से हम लोग पानी जैसे भरते हैं, जो पाइप में अगर पानी निकल जाए तो कैसे पाइप सिकुड़ जाता है, ऐसा वो नहीं होगा। इसके लिए वहाँ पर ट्रेकिया का रिंग है, ठीक है। अब आता है ब्रोंकी। अ पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रेकिया विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। और इसी ट्रेकिया से ब्रोंकी निकला हुआ है। ब्रोंकी देख रहे हो कि एक कह सकते हो एक तरह का ट्यूब जैसा ही होता है, वो जो निकलता है और वो जा कर के सीधे हमारे दोनों लंग्स से जुड़ जाता है। देखो यहाँ दोनों हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ है। ब्रोंकस लिखा होगा तुम्हारे बुक में, देख रहे हो, इस तरह से जुड़ जाता है, दोनों हमारे लंग से अटैच हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज इनसाइड द लंग्स। अब होता क्या है, ये जो ब्रोंकी है आगे जा कर के देखो ब्रांच जैसा हो गया, डाली, पेड़ का डाली के जैसा नहीं दिख रहा, और ये पूरी तरीके से हमारे लंग्स के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अब आता है एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, देखो यहाँ पर दिया होगा एल्वियोली जैसी। दीज आर एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये हवा का थैला होता है, हवा का थैला होता है, सैक्स माने थैला, हवा का थैला होता है। एंड alveolus is composed of very thin membrane and is placed where blood capillary is open। ये जो alveolus है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला मेम्ब्रेन का होता है, पतला परत का होता है ये। इसका परत जो होता है ना, लेयर काफ़ी पतला होता है, और ये ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पर ब्लड का जो कैपिलरीज है वहाँ पर एक खुला हुआ रहता है इसका मुंह, ठीक है। दिस इज़ alveolus where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exists from the blood। एक्चुअली ये क्यों खून के, जहाँ हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड जहाँ से प्रवाह होता है उसी रास्ता के पास क्यों इसका मुंह खुला रहता है, क्योंकि वहीं से ये ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड में डालता है, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उधर से निकलता है, ये उसी का काम है जो एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वहाँ एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन alveoli टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। तो ये जो एल्वियोली है, यहाँ पर गैस एक्सचेंजेस जो होते हैं वो प्रेशर की वजह से होता है। वहाँ पर वो प्रेशर डालता है ना, ऑक्सीजन देता है इधर ब्लड में, फिर उधर से वो फिल्टर होकर के आ जाता है, फिर क्या, ये जो लंग्स है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्रेशर से होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राग्म एंड द इंटरकॉस्टलीज मसल्स। तो देखे होगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राग्म है, यानी कि पिंजर है ना, जो कि
तुम्हारे बुक में नहीं होगा शायद। वो क्या होता है, हम लोग जब सांस भरते हैं अपने शरीर में, सांस लेते हैं तो फूल जाता है हमारा पिंजर, डायफ्राग्म में फूला हुआ दिखता है। आ रहा समझ में? मतलब काफ़ी हद तक लगेगा कि एक्सपैंड हो गया, और जैसे ही हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा डायफ्राग्म। द डायफ्राग्म इज़ अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोरासिस चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है एब्डोमिनल कैविटी से अलग है जो डायफ्राग्म है ना। एंड व्हेन द डायफ्राग्म मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल्ड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो भी एक्सपैंड करता है, फैलता है, क्योंकि वहाँ भी तो ऑक्सीजन जा रहा है ना। और व्हेन द डायफ्राग्म मूव्स अप द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर आर एक्सेल्ड। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राग्म है वो भी ऊपर उठ जाता है ना, और हमारा जो लंग्स है वो भी सिकुड़ जाता है, क्योंकि वो रिलीज़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में भी समझाया गया है, जो मैं समझा रहा हूँ जिस बुक से, है ना। और अगर तुम्हारे बुक में है तो वो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी समझ सकते हो, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम लोगों को। आ रहा समझ में? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, human beings like other multicellular organisms need a regular supply of foods, oxygen, etc. And this function is performed by a circulatory system or transport system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करते रहता है, हार्ट हमारा जो पंप करता है, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, एक्चुअली इसके ज़रिए ऑक्सीजन एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स के सेल्स में पहुंचता रहता है। आ रहा समझ में? तो ये फूड सप्लाई और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लगातार मिलते रहना चाहिए। उसी तरीके से प्लांट्स का भी वही है, प्लांट्स में भी जो भी उन लोगों का जो फूड मटेरियल्स है ना, वाटर सप्लाई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे भी मिलते रहना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस अलग है ना, उसका डिफ्यूज़न मेथड है, और हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में। अब आता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, हार्ट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बीइंग। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रवाह, ब्लड का जो प्रवाह प्रक्रिया है, जो हमारा ब्लड जो मूव करता है पूरे बॉडी में, है ना, यही जिम्मेदार है हमारे पूरे बॉडी में क्या पहुंचाने के लिए, फूड मटेरियल्स या ऑक्सीजन, ये सभी पहुंचाने का यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदारी लेता है अगर देखा जाए तो। अगर नहीं होता, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो फूड हर पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता, फूड मटेरियल्स या ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। लेकिन हार्ट के साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हुई है जो मदद करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि हार्ट है, आर्टरीज़ है ना, जिस वेन्स है, नस है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड के कई ऐसे पाइप होते हैं पतले पतले जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। ये सब मिल करके क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ सब्सटेंसेज। ये जो ब्लड है यही कैरी करता है जितने भी फूड मटेरियल सब्सटेंसेज है उन सभी को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है ना, ये ब्लड का ही काम है। अब आता है कि देख रहे हो यहाँ पर हार्ट का डिफरेंट पार्ट्स दिया हुआ है, पार्ट्स का नाम दिया हुआ है ना। और इसे तुम लोग चाहो तो स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है इसको यू कैन ड्रॉ इट एंड यू कैन राइट द नेम्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द हार्ट विच इज़ गिवन ओवर हियर। ये जो हार्ट है इसका जो पार्ट्स है उसका नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि इट मे हैपेंस दैट इट मे कम इन द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में अगर आता है तो तुम उसको बड़े अच्छे ढंग से लेवल डायग्राम अगर आ जाता है तो डायग्राम बना करके तुम उसे लेवलिंग कर सकते हो, मीन्स यू कैन राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हार्ट का जो पॉइंट्स है क्या दिया हुआ है, जस्ट सी व्हाट इट इज़ गिवन। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट क्या है, तो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है हार्ट हमारा, ठीक है ना। और ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। कौन सा मसल्स हो सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए कि ऑफ विच मसल्स आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ। तो
तो हम लोग वहाँ लिख सकते हैं आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और इट कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, अलग अलग मसल्स का नाम दे दिया जाए और उसमें बीच में कहीं कार्डियक मसल्स को डाल दिया जाए, तो अगर तुम्हें पता होता है तो तुम टिक कर सकते हो कि हाँ कार्डियक मसल्स होता है जिससे कि हार्ट बना हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, वो क्या है, इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन एडल्ट रिस्ट, द हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। तो हमारा जैसा कि एक अंदाज़ा है, एक अनुमान के तौर पर कह सकते हैं कि एडल्ट जो लोग होते हैं, मीन्स 18+ के जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड एडल्ट्स, तो उनका जो रिस्ट होता है ना, ये जो मुट्ठी है, लगभग इतना ही हमारा हार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। लगभग इतना ही होता है ना, जितना अपना अपना सबका जो रिस्ट है उतना ही हार्ट होता है लगभग। और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चेम्बर्स। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ये 4 चेम्बर्स हैं जो हमारे हार्ट में होते हैं। इसके बाद है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। हम लोग जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्टोल। एंड डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। और जब हमारा जो हार्ट है रिलैक्स करता है, जब वो फैल जाता है, वैसे जब कंडीशन जब होता है उसको कहा जाता है डायस्टोल, ठीक है। ये भी पॉइंट्स है जो याद रखना है। अब जो सेकेंड है वो है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। आर्टरीज जो होते हैं थिक, इसका जो दीवार है थिक होता है, परत काफ़ी मोटा होता है, और ब्लड वेसल्स एक तरह से कह सकते हो, इसमें ब्लड मूव करता है, इसमें एक तरह का ऐसा ट्यूब कह सकते हो जो ब्लड इसमें मूव करता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड फिल्टर हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब हार्ट में जो हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है ना, और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, वो वहाँ से ले कर के, आर्टरी जो है वहाँ से ले कर के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाता है, पहुँचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सेकेंड है पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। और पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है हार्ट से, कहाँ, लंग्स में, ताकि वो फिर से फिल्टर हो और हो करके वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकल जाए और सिर्फ वो ऑक्सीजन वहाँ पर रह जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेन्स में। दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये जो वेन्स होता है, पतले ट्यूब कह सकते हो, पतला, इसका दीवार भी, वॉल भी काफ़ी पतला होता है, और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ से, अलग अलग ऑर्गन से लेकर के ये हार्ट में ले जाता है, दोबारा हार्ट में ले जाता है। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं ये जस्ट उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट में ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा काम करता है वेन्स जो है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग्स से हार्ट में ले जाता है। अब है वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जैसा कि हम लोग देखे हो, हम लोग जानते हैं कि नियरली 5 लीटर ऑफ ब्लड्स होते हैं एक एडल्ट में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि वो ब्लड वापस हमारे मुंह से या नाक से फ्लो कर जाए बाहर, कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा होता है दैट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग, ही मस्ट बी डिजीज्ड। अगर कोई आदमी या किसी इंसान को ऐसा होता है कि उसका ब्लड नाक से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, है ना, या कान से निकल जाए, तो दैट मीन्स वो आदमी नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो ज़रूर बीमार है या मे भी। तो वैल्व्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ब्लड को बैकफ्लो नहीं होने देता है ना, बाहर पीछे की ओर नहीं आने देता, वो
वो आगे ही चलता है, पीछे नहीं आता। ठीक है, अब आता है कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स। कैपिलरीज भी एक तरह का ब्लड ट्यूब है जिसमें ब्लड्स रन करते हैं हमारे ब्लड, और ये सिंगल सेल वॉल होता है। और अब आता है हमारा कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ब्लड क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है ना, और जो कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारा फूड एनर्जी रहता है, वो फूड मटेरियल्स को क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ये जो ब्लड है, ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ, ब्लड क्या क्या चीज़ का बना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ों से बना होता है, ये 3 चीज़ मिले होते हैं ब्लड में। ठीक है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ये एक्चुअली होता है क्या है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज़ अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड प्लाज्मा जो है हल्के कलर का होता है, और ये पानी इसमें ज़्यादा मिला हुआ रहता है, और ये मैट्रिक्स बनाता है ब्लड का, ब्लड में मिक्स रहता है ये। ठीक है, अब आता है ब्लड सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट में RBCs एंड WBCs भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज़ पिगमेंट। ये जो रेड ब्लड सेल है ये लाल इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन है। क्या है, हेमोग्लोबिन। ये रेड कलर पिगमेंट है, अलग समझे, एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, लिक्विड है हेमोग्लोबिन, जिसके वजह से रेड ब्लड सेल कहलाता है, लाल दिखता है। हेमोग्लोबिन रेडिली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन ऐसा लिक्विड है जो बड़े आसानी से ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स थ्रू हेमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में, या कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्चुअली ये हेमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी सेल्स में ब्लड के थ्रू। ठीक है, सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हेमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन को ले जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वो हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है, तो कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाएगा वो भी लेके चला जाता है कुछ हद तक। अब आता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कर सकते हो, वाइट ब्लड सेल्स भी कर सकते हो। तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दीज आर ऑफ पेल वाइट कलर, ये लगभग हल्का वाइट कलर का होता है ये, एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। ये हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी का भूमिका अपनाता है। कहने का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स को अंदर नहीं घुसने देता है, ये फाइट करता है। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मैक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर घुसना चाहता है तो उसको फाइट करके हटाता है, मारता है, एक तरह से कह सकते हो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड coagulation. Blood coagulation is a defense mechanism which prevents excess loss of blood in case of an injury. देखते हो प्लेटलेट, जब भी हम लोग कहीं हाथ वगैरह कट जाता है, पैर वैर कट जाता है, तो कुछ देर के बाद वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है ना। तो ये प्लेटलेट्स है जो हमें बचाता है ब्लड ज़्यादा ना निकल जाए बॉडी से। वो उसको क्या करता है, क्लॉट कर देता है, जमा देता है, ताकि ज़्यादा बॉडी से ब्लड बाहर ना निकल जाए। ठीक है, इसलिए देखते हो कि जब कभी भी तुम्हारा हाथ या पैर कहीं भी कट जाता है, ब्लड आने लगता है, तो कुछ देर बाद वो अपने आप क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, फिर और ब्लड नहीं आता है। ये प्लेटलेट्स का काम, ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है, अब आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट RBCs आर एब्सेंट इन लिम्फ। लिम्फ भी ब्लड का ही जैसा होता है, लेकिन इसमें RBC नहीं होता, रेड ब्लड सेल नहीं होता, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होता। लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज। लिम्फ एक्चुअली कैसे बनता है? जो ब्लड कैपिलरीज से जो लिक्विड लीक कर जाता है ना, उसी से ये बनता है लिम्फ। ठीक है, दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। ये लिम्फ का भी ट्यूब होता है, लिम्फ ट्यूब में ये जमा हो जाता है, फिर वापस ब्लड ट्यूब में चला जाता है जो लिम्फ है। लिम्फ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। लिम्फ भी इम्यून सिस्टम में बहुत इसका अहम भूमिका है, ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है ना, ये भी हमारे बॉडी को डिफेंस करता है कई बीमारियों से। लिम्फ, a yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intercellular spaces, contain less protein than blood।
तो ब्लड में तो ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन लिम्फ में भी प्रोटीन होता है, कम होता है ब्लड से। और लिम्फ जो है येलो कलर का होता है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस, हमारे जो बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें जो थोड़ा बहुत जगह होता है वहीं से वो मूव करता है, ठीक है, या पाया जाता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशंस एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ जो है उसी टिश्यूज़ के जहाँ जहाँ जगह है वहाँ से गुजरता है, और कोई अगर ऐसा हार्मफुल जर्म्स होता है हमारे बॉडी में अगर, तो उसको वो किल कर देता है। अरे सुनिए, उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डबल सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डबल सर्कुलेशन करेंगे कि किस तरह से हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है, ठीक है।